नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। प्यार, भरोसा और रिश्ते कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहचान माने जाते थे, लेकिन अब यही रिश्ते कई बार बन रहे हैं शक, धोखे, जुनून और खौफनाक अपराध की वजह। कहीं प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी, कहीं पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को रास्ते से हटा दिया, तो कहीं एक तरफा प्यार बन गया एसिड अटैक और मर्डर की वजह। सवाल बड़ा है, क्या रिश्तों में प्यार कम और पजेसिवेंस ज्यादा हो गई है? क्या सोशल मीडिया और इंटरनेट यानी इंस्टेंट रिलेशनशिप ने भावनाओं को कमजोर कर दिया है, या फिर गुस्सा, अहंकार और रिश्तों को हिंसा में बदल रही है? आज की हमारी सबसे बड़ी बहस होगी लव अफेयर और क्राइम, रिश्तों में बढ़ती हिंसा क्यों है। इन्हीं सवालों पर आज होगी सीधी बेबाकी से बातचीत। बड़ा सवाल है, क्या प्यार से भरोसा उठ गया है? रिश्तों में जहरीली सोच को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वेदभूषण शर्मा जी हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट रायपुर से हैं हमारे साथ आयुष गुहा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सोनाली गुहा जी है, साइबर एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एसीपी साहब, सबसे पहले मैं एक सीधा सवाल ये है, आज देश ये जानना चाहता है कि कानून का डर और ग्राउंड रियलिटी समझेगा। क्योंकि सर, पहले अपराध संपत्ति या रंजिश के लिए होते थे, लेकिन अब क्राइम ऑफ पैशन यानी कि आवेग में हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। क्या पुलिस को लगता है कि अपराधी अब कानून के खौफ से ज्यादा अपने गुस्से के गुलाम हो गए हैं? अरुण जी, कहते हैं ना, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। प्यार और जंग में सब जायज होता है। जो आज का जो भागती दौड़ती जिंदगी है, उसके अंदर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, पैसे की चाह, प्यार की चाहत, पॉजिटिवनेस, इसके एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। इसी में अपराध और क्राइम भी जुड़ा हुआ है। जब लड़का और लड़की में प्यार अथाह होता है तो उम्मीद होती है कि दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, परंतु जिस तरह से सामाजिक स्थिति है, सामाजिक ताना बाना है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंज आता है, बदलाव आता है। और वो बदलाव की स्थिति ना अब लड़कों के अंदर है, ना लड़कियों के अंदर वो मादा है कि वो अपने प्रेमी या जिसको प्यार करते हैं उसकी वो एक तरह से उसको किसी भी तरह से कर सकें। तो इसलिए मजबूरी के अंदर इस तरह की चीजें समाज के अंदर और इस तरह की चीजें आ रही हैं, जिसका नुकसान तमाम सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। आपने देखा कि अभी अभी राजा रघुवंशी की डेथ किस तरह से सोनम रघुवंशी ने की, हालांकि उनको बेल मिल गई। अब बेल भी चर्चा का विषय है। और आपने देखा नीले रंग का ड्रम को लेकर पूरे हिंदुस्तान में चर्चा थी कि एक भय का माहौल था कि नीला ड्रम कौन कौन खरीद रहा है, क्या उसका अंजाम होगा। ये तमाम चीजें हैं जो स्पॉन्टेनियस गुस्से के अंदर लड़की या लड़का करता है। एकदम तुरंत गुस्से में, आवेश में आ जाना है कि तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, तू मेरा नहीं तो किसी और का नहीं। उसी क्रम के अंदर मर्डर कर देना, साइबर क्राइम कर देना, और तमाम तरह के स्टॉकिंग है, रिवेंज, बदला लेना है, एसिड अटैक है। इस तरह के चीजें समाज के अंदर होती हैं। और तुरंत दान महाकल्याण, अभी गुस्सा आया, लड़की को लड़के को सीधा उठाकर उसका मर्डर कर दिया या उसका अटैक कर दिया उसके ऊपर। तो ये चीजें समाज के अंदर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होती जा रही, बढ़ती जा रही है। हालांकि कानून में इसकी व्यवस्था है, भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है, परंतु व्यवस्थाएं वो खोखला बनकर साबित हुई है और इस तरह की कोई भी चीज कारगर नहीं हो पा रही जितनी कारगर होनी चाहिए थी। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें कुछ अच्छी बातें भी समाज के अंदर सिखाई जाए, बताई जाए कि कैसे सम्मान किया जाता है। यदि रिश्ता टूट रहा है तो इसका मतलब नहीं कि आप एक दूसरे का इज्जत सम्मान करना बंद कर दो। आपको गुस्सा है, आप अलग हो जाओ, डाइवोर्स ले लें, लड़ाई कर लें, ब्रेकअप हो जाए, तो अपनी नई जिंदगी नई तरीके से शुरू करो। मर्डर का कारण यही होता है कि लड़का या लड़की सोचती है कि अब इसका मर्डर करके इसको राह से निकाल के, अपना कांटा निकाल के नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, परंतु कई बार नई जिंदगी की शुरुआत जेल की सलाखों के पीछे होती है। तो समाज के अंदर जिस तरह से ये एक गुस्सा है, जिसको कहते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में जो मर्डर होते हैं या
अपराध किए जाते हैं ये उसी श्रेणी के अंदर आते हैं। उसमें जी। उसी क्रम के अंदर देखा होगा हरियाणा के अंदर ऑनर किलिंग होती है कि लड़की ने हमारी बेइज्जती कर दी, दूसरी बिरादरी में जाके प्यार कर लिया, शादी कर ली। हिंदू मुस्लिम में लव जिहाद का आपने मामले देखे होंगे। तो इस तरह समाज के अंदर जो तमाम चीजें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता की विषय है। सभी लोग इसके बारे में सोचते हैं कि वायलेंस, जहां एक तरफ इतना प्यार है उसमें वायलेंस, गाली, मारपीट, एक दूसरे का सम्मान ना करना, इज्जत ना करना, तो ये तमाम चीजें एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं। और तमाम जो आप देखते होंगे एफएम पर देखते होंगे लव गुरु हैं, वो अपना भाषण दे रहे हैं कि लड़की को कैसे प्यार करना चाहिए, लड़के को कैसे प्यार निभाना चाहिए। तो ये तमाम चीजें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज हमारी लाइफ पर है, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर है। जी जी बात करते हैं हम आयुष जी से। आयुष जी, हम आज सजा का प्रावधान और कानूनी खामियों पर आपसे चर्चा करेंगे। एसिड अटैक और मर्डर जैसे जघन्य मामलों में भी ट्रायल सालों तक चलता है। क्या न्याय में देरी भी अपराधियों के हौसले बुलंद कर रही है कि देखा जाए, क्या आपके हिसाब से लगता है? क्या बेसिकली ये केवल नहीं बोला जा सकता कि न्याय में समय मिल रहा है इसलिए अपराधियों के जो पुलिस के हौसले बुलंद है, इसके समय मिल रहा है तो ये एक रहा है आयुष जी, हम आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही, शायद आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ चल रही है। जी जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है आयुष जी। हम सोनाली मैम से जब तक बात करते हैं। सोनाली जी, एक सीधा सवाल मेरा ये है आपसे, डिजिटल सग और तकनीकी के दुरुपयोग पर फोकस के बारे में आज हम बात करेंगे। आजकल साथी का फोन चेक करना, पासवर्ड मांगना या लोकेशन ट्रैक करना प्यार माना जाता है। तकनीकी तौर पर ये डिजिटल स्टॉकिंग है। क्या यही डिजिटल दखलंदाजी रिश्तों में हिंसा की पहली सीढ़ी बन रही है? जी देखिए, बिल्कुल आज के डेट में जितने भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपने रिश्तों में ईमानदार हैं, और वो कहीं ना कहीं पासवर्ड जरूर साझा करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें फिर भी वहां लुकी छुपी रह जाती है। और जब लोग एक प्रॉपर रिलेशन में आ जाते हैं, उसके बाद फिर हर किसी नए व्यक्ति का आया हुआ मैसेज लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। और कहीं ना कहीं लोगों को इस पर्टिकुलर चीज का जो दबाव फील होता है, उसकी वजह से लोगों के रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास तो बन रही है, और धीरे से फिर वो चीज एक कंटिन्यू हैबिट बन जाती है। आप चलिए, रिश्तों में आने के बाद अगर किसी का सपोज करिए बैकअप भी हो रहा है, अगर कहीं ब्रेकअप के बाद फिर लोगों को ये लगता है कि पता नहीं वो किससे बात कर रहे हैं, लास्ट सीन कंटिन्यू देखना, पुराने मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लेना, यहाँ तक तो चीजें फिर भी कुछ हद तक नॉर्मल रहती हैं। ये ऑब्सेशन जब कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ बढ़ता है, तब चीजें और खतरनाक हो जाती हैं कि आपकी पुरानी फोटो वीडियोस एडिट किया, कहीं ना कहीं उसके थ्रू ब्लैकमेलिंग, मॉर्फिंग के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ, उसके बाद एआई वीडियोस के थ्रू डार्क वेब जैसी जगह पे भी चीजों को अपलोड किया जाना, और कहीं ना कहीं उन चीजों के थ्रू फेक आईडीज बनाना, उस पर कंटेंट अपलोड करके वायरल करना, धमकाना, ऐसी चीजें कहीं ना कहीं रिश्तों को तो बुरे जगह पे लेके जा ही रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंसानियत को भी कहीं ना कहीं शर्मसार कर रही हैं ये चीजें। आज बिल्कुल हम एसीपी साहब से एक और सवाल करते हैं कि जब एक पार्टनर दूसरे को डराता है, धमकाता है, तो पीड़ित अक्सर इसे निजी मामला समझकर शिकायतें नहीं करते हैं। क्या पुलिस के पास ऐसी कोई व्यवस्था है सर, जहां हिंसा होने से पहले ही हस्तक्षेप किया जा सके? हाँ बिल्कुल, यदि इस तरह की कंप्लेंट की जाए, क्योंकि जो आजकल डिजिटल का टाइम है, लड़की हो या लड़का हो, दूसरे का मोबाइल चेक करना, उनके पासवर्ड को खंगालना, उनकी गैलरी में जाके फोटो निकालना, वो अपना अधिकार समझते हैं। अपने मोबाइल या अपनी प्राइवेसी को तो वो बहुत रखना चाहते हैं, परंतु दूसरे सामने वाले के बारे में बिल्कुल चाहते हैं कि पाक साफ हो, बिल्कुल उसका पिछला कैरेक्टर बिल्कुल ठीक ठाक हो। उस क्रम के अंदर यदि थाने के अंदर कोई कंप्लेंट की जाए, परंतु कानूनी प्रोविजन तो नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ असर जरूर उसका होगा। कम से कम पुलिस पूछताछ करेगी कि भाई ऐसा क्या तुम्हारे रिश्तों में डिफरेंस आ गया कि आपको थाना कोर्ट कचहरी तक आना पड़ा। परंतु कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक मामला आया जिसमें बहुत बड़ी मॉडल है,
और नाम तो नहीं ले सकता, और उनके साथ में 14 साल का उनका रिलेशन था। उस आदमी के कहीं और रिलेशन है। लड़की चूंकि एक मॉडलिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उसकी डिफरेंट ऐसी पोजीशंस के अंदर उसकी पिक्चर है, फोटोज हैं, उसका सोशल मीडिया पर आना जाना है, टेलीविजन पर बोलना, पिक्चर्स के अंदर आना, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कि एक शक की बुनियाद जो चली आ रही थी वो अचानक उखड़ गई, क्योंकि उसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो गया। अब इन सब चीजों के अंदर फाइनेंशियल एंगल भी इन्वॉल्व होते हैं, पैसे का लेन देन, लड़का लड़की को कुछ गिफ्ट कर रहा है, लड़की लड़के को कुछ गिफ्ट कर रही है, और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उम्मीद से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि इसकी रिकवरी हो जाए, जो कि संभव नहीं है। इसी तरह से बहुत सी चीजें, हिडन डेट्स होते हैं, छिपे हुए कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लड़का या लड़की दूसरे के अकाउंट पे डेट ले लेते हैं, एक तरह से लोन ले लेते हैं, उसको रिपे नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी झगड़े हैं, और बहुत सारे सोशल फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये जो रिश्ते हैं इनमें दरार आ जाती है। परंतु उसको दरार को संभालने की जरूरत है, परंतु दुर्भाग्य से जो यंगस्टर्स हैं उनमें गुस्सा इतना ज्यादा है, आवेश इतना ज्यादा है, जो संभालने की बजाय वो बात को बिगाड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो वायलेंस होती है, मार धाड़, मर्डर, कत्ल, तमाम तरह की स्टॉकिंग, फिजिकल असॉल्ट होना, किडनैपिंग जैसे ऑफेंस होना, बदले की भावना के आपने मुझे ये कहा है तो मैं तेरे को ऊपर की चीज करूंगी, तो ये जो चीजें हैं ये किसी हद तक ले आकर वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाती हैं, अपराध के अंदर बदल जाती हैं। उनको यही नहीं पता लगता जो हमारा प्यार था वो कब अपराध के अंदर बदल गया, कब हमारे अंदर जो सम्मान, इज्जत, प्यार था वो सब कुछ लुट गया और एक केवल एक अपराध ही हमारे बीच में रह गया। उसी की वजह से आपने देखा कि बड़े सारे जघन्य अपराध पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर होते हैं, और इसका इलाज यही है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग से तमाम जो चीजें हैं उसको सुलझाई जाए। परंतु दुर्भाग्य से सुलझाने की कोशिश कम, उलझाने की कोशिश ज्यादा की जाती है। किसी तरह से हमारे रिश्ते और ज्यादा खराब हों, और जब निकलने की बारी आती है तो वो निकल नहीं पाते, उसी में उलझ कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं। हालांकि अपराध होने के बाद में पुलिस, न्यायालय, तमाम चीजें आती हैं, पर उससे पहले की स्थिति का कानून में कोई स्पष्टीकरण नहीं, क्योंकि उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं कि इन तमाम चीजों को होने से पहले रोका जा सके, क्योंकि इसमें कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं। प्रिवेंटिव एक्शन केवल जो लव अफेयर और आपस में जो जोड़ा है या लड़का लड़की रख रहे हैं वो अपने आप को देखें कि वो कहाँ किस स्थिति में, यदि नहीं आ रहा तो ब्रेकअप करें, उससे अच्छा है कि उससे निकल जाए। कम से कम वायलेंस की स्थिति, समाज में एक दूसरे की इज्जत और बदनामी और पारिवारिक कलेश और आगे की जिंदगी कम से कम एक नॉर्मल लाइफ में वो जी सके। तो ये तमाम चीजें यदि टोटलिटी में देखी जाए तो बहुत सारा इशारा करती हैं कि जो समाज में स्थितियां चेंज हो रही हैं, लोगों का रहन सहन, खान पीन, एम्बिशंस बहुत ज्यादा हैं, लड़के लड़कियों की अच्छी अच्छी गाड़ियों में रहना, महंगे मोबाइल रखना, विदेश यात्राएं करना, एक से ज्यादा बहुत सारे फ्रेंड्स बना के रखना, लड़की भी छिपाती है, लड़का भी छिपाता है कितने उसके फ्रेंड्स हैं, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, अपनी पिछली लाइफ के बारे में वो आपस में कुछ शेयर नहीं करना चाहते, छिपाना चाहते हैं हर चीज को। तो इसकी वजह से ये चीजें और ज्यादा जटिल रूप ले लेती हैं, और उसका लास्ट में जो हर्जाना होता है, दोनों में एक पक्ष को भुगतना पड़ता है, जिसमें अपराध होते हैं, उसमें मर्डर से लेके होमिसाइड तक तमाम तरह के अपराध होते हैं। जी बिल्कुल, इसी से जुड़ा हम आयुष जी से सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जाने माने एडवोकेट हैं। आयुष जी, लिव इन रिलेशनशिप और शादी की बात के अफेयर्स को लेकर कानून तो स्पष्ट है, लेकिन क्या हमारे कानून इमोशनल एब्यूज को अपराध की श्रेणी में उतनी कड़ाई से रखते हैं कि हिंसा तक नौबत ही ना आए? आयुष जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? आयुष जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? सोनाली गुहा जी साइबर एक्सपर्ट तो ही है, एक अच्छी अधिवक्ता भी हैं, इनसे भी सवाल ले लेता हूं। सोनाली जी, एक सीधा हमारा जो सवाल अभी आयुष जी से किया वही सेम सवाल आपसे भी है कि कानून इमोशनल एब्यूज यानी अपराध की श्रेणी उतनी कड़ाई से रखते हैं कि हिंसा तक नौबत ही ना आए?
लिव इन रिलेशनशिप को लीगल किया गया है तब से कहीं ना कहीं आप देखेंगे अपराधों की संख्या और बढ़ी है। हालांकि इस चीज को ऐसे स्पष्ट तौर पे नहीं कहना चाहिए कहीं किसी ऐसे टेलीविजन प्लेटफॉर्म से, बट कहीं ना कहीं इस लॉ ने लोगों के बीच में रिलेशंस को और कच्चा करने का काम जरूर किया है और हिंसक एक्टिविटीज भी डेफिनेटली बढ़ी है। अगर मामला देखिए कहीं अगर डाइवोर्स का लगा हुआ है तो जब तक अगर दो पति पत्नी बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाते थे पहले इस चीज को अपराध माना जाता था कि आप किसी के साथ नहीं रह सकते, बट आज की डेट में ये है कि लोग शायद छुपा के शादी भी कर लेते हैं, उसको लिव इन रिलेशनशिप दिखा देते हैं और मैटर वहीं के वहीं रफा दफा हो जाता है। इसमें एक पार्टी की तरफ डेफिनेटली आक्रोश बनता है, फिर वो कोशिश करता है कि किसी का फोन हैक कराया जाए, कुछ हैक कराया जाए, उसकी कुछ डिटेल निकाली जाए, कहीं से कोई एविडेंस मिल जाए तो दूसरी शादी की कोई बात मैं वहां रख पाऊं, और फिर वो चीजें जाके अल्टीमेटली फिर एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो वायलेंस पे ही जाके खत्म होती है। आप देखेंगे लोग इसके लिए भी मेंटली इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि कोई रिलेशन अगर टूट रहा है और किसी एक व्यक्ति के थ्रू तोड़ा जा रहा है और दूसरा चाह रहा है कि मैं कहीं ना कहीं अभी भी कोशिश कर लूं बचाने की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के थ्रू या कोई ना कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज जरूर शामिल करते हैं, कोशिश करते हैं। आप देखेंगे उसमें बच्चों के नाम से ट्रैकिंग की एप्लीकेशंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिससे आप आपस में एक दूसरे की चैट्स देख सकते हैं, लोकेशंस देख सकते हैं, या कहाँ आप आए गए, किधर आपने कितना पेमेंट किया है। अल्टीमेटली एक तरीके से आपके फोन की पूरी मिरर इमेज, या मैं अगर इसको अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो इसको कहा जाता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन, एक तरीके का मोबाइल हैकिंग सॉफ्टवेयर जिसके पीछे लोग इस हद तक पागल हैं कि कई ऐसे फ्रॉड जगह पर पेमेंट करते हैं, कई जगह से बेवकूफ बनने के बाद कोई ना कोई अगर छोटी मोटी एप्लीकेशन हाथ आती है तो वो अपने पार्टनर के फोन में इंस्टॉल करने की पूरी कोशिश की जाती है और उसके थ्रू फिर अगर वहां से नहीं कुछ समझ में आता तो फोटोज वीडियोज जो मिलता है वो उठाते हैं और उसके बाद वो जो सिलसिला शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का, धमकाने का, वायरल करने का, वो कंटिन्यू ही रहता है। जी आयुष जी के पास चलते हैं। आयुष जी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर परफेक्ट कपल दिखने की होड़ ने लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया। क्या सोशल मीडिया में हमारी भावनाओं को ज्यादा हिंसक और बेचैन बना रहे हैं? आज की डेट में मैक्सिमम लोग जो होते हैं रियल लाइफ से ज्यादा रील लाइफ पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। इस वजह से एक हद तक बोल सकते हैं कि अपराध काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लोग हर छोटे से छोटी चीज में रिलेशन और बाकी चीजें देखने की जगह ज्यादातर चीजों पे परफेक्शन ढूंढना शुरू कर दिए हैं और लॉ इसी चीज पे बोलता है कि आप हर समय पे हर चीज पे आप परफेक्शन नहीं देख सकते। लॉ कंपैटिबिलिटी और बाकी चीजों के बारे में बात करता है और इस मामले में कानून का भी अगर बोला जाए तो बहुत स्पष्ट है। काफी सारे लोगों को अगर आप देखेंगे तो जो आज की डेट में डिवोर्स फाइल होते हैं, फैमिली कोर्ट्स में आते हैं, मैटर्स आते हैं, उनमें एक बड़ा कारण ये भी है कि वो बोलते हैं कि जो उनकी वाइफ है वो रील बनाती है या वो इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव है, काफी लोगों से वो चैट करती है। तो ये जो एक बेसिक बहुत बड़ा समस्या हो चुका है कि रोज लोग जो है रियल लाइफ को छोड़ के रील लाइफ में जीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा इश्यू हो गया और इसी के कारण हम लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं अपराध भी बढ़ रहा है। जैसे अगर आप आमतौर पर देखेंगे कि लोगों का चिड़चिड़ा होना एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि लोग ज्यादा रील्स देख रहे हैं या अलग अलग तरह के मोबाइल डिवाइसेस में ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो एक तरीके का चिड़चिड़ापन आना शुरू हो गया है जो बाद में बोलना चाहिए आपराधिक मानसिकता को बढ़ाता है कि इसने मुझे ऐसा बोला, प्रोवोकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि किसी ने किसी को भड़काया है या किसी की चीज के लिए प्रोवोक किया। आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे थोड़े समय में आपके पास वैसी ही रील आना शुरू हो जाती है। कंटेंट जो होता है नेगेटिव कंटेंट या जो बोल सकते हैं इस तरह का जो डिमोरलाइज करने वाला कंटेंट होता है वो आना विजिबल शुरू हो जाता है जो कहीं ना कहीं इंसान को एक अपराध की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। तो इसमें भी एक जितने भी इंटरमीडिएट हैं उनको ये सोचने की अब जरूरत है कि वो इस तरह के फिल्टर लगाएं कि लोगों को आपराधिक मानसिकता और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं इनसे दूर रहें। बिल्कुल वेदभूषण जी, एक सवाल मेरा आपसे कि ऐसे अपराधों में अक्सर अपराधी आम नागरिक होते हैं, पेशेवर मुजरिम कोई भी नहीं होता है। क्या इनकी मानसिकता को पकड़ पाना पुलिस के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती साबित हो रही है? चुनौती नहीं, ये पकड़ना ही नामुमकिन है क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर या अटेम्प्ट इस तरह के जो होते हैं वो प्रीडिटेटेड होते हैं क्योंकि उसमें तमाम तरह की तैयारियां सोच समझ कर की जाती हैं। चाकू इकट्ठा करना, रिवॉल्वर लाना या एसिड इकट्ठा करना, तमाम तरह की तैयारी करना, उसके लिए पूरी बैकग्राउंड तैयार करना, कब कहाँ कैसे किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सोनम रघुवंशी का, राजा रघुवंशी का आपको मामला बताया, इस तरह के सैकड़ों लाखों मामले हैं जो तमाम सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। तो इसके अंदर इसको ना तो कोई पुलिस चेक कर सकती है, ये केवल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है लड़का और लड़की आपस में समझे कि वो किस हद तक जा सकते हैं, कहां तक उनकी एक लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय जो लव अफेयर्स के मैटर है, लड़का लड़की के लिव इन रिलेशन के मैटर है, बिल्कुल उन्मुक्तता से और बिल्कुल खुले रूप से उसको स्वीकार किया है कि लड़का लड़की मर्जी से रह सकते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं, बच्चा पैदा करने का उनका अधिकार है।
लड़की का अधिकार है और वो बिल्कुल ओपन माइंड से समाज को एक तरह से स्वतंत्रता दे दी गई है, जिसका फायदा कहें या मिसयूज कहें लड़का और लड़की उठा रहे हैं। दोनों रिलेशन में रहते हैं, जब रिलेशनशिप बिगड़ जाती है, खराब हो जाती हैं, तो फिर सारी कमियां उस लड़की के अंदर नजर आती हैं, लड़के के अंदर नजर आती हैं कि ये गंदा था, ये खराब था, लड़की बहुत गंदी थी, लड़की का कैरेक्टर खराब था, लड़का गंदा था। तो वो तमाम कमियां फिर उसके बाद उजागर होती हैं। जब तक प्रेम चलता है तब तक तो सब कुछ मीठा मीठा, बाकी थू थू। तो जब फिर तमाम जब चीजें आती हैं तो फिर आपस में एक दूसरे की कमी निकालना, तमाम जो एंगल्स हैं उनको खंगालने की प्रक्रिया होती है, जो कि बाद में बहुत दुखदायी साबित होती है और उसका अंत बड़ा खराब होता है। तो इसमें कोई पुलिस या अदालत बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है। ये लड़का और लड़की की अपनी अकल, पढ़ाई, शिक्षा, उसकी बैकग्राउंड, अपने घर परिवार की इज्जत सम्मान कितना वो रखते हैं, कितना रखना चाहते हैं, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। बहुत सारे मामलों में लड़का लड़की के बीच में बिटर रिलेशन होते हैं, किसी को पता नहीं लगता कानो कान, और सेपरेशन हो जाता है तो एक बिल्कुल एक दूसरे को अलग हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो ऐसी स्थितियों के लिए केवल और केवल एक अवेयरनेस की जरूरत है कि यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो उन तमाम रिश्तों को समाप्त करके कूलली ठंडे दिमाग से उससे निकलकर अपनी अलग जिंदगी जिए। ऐसा ना हो कि वो जिंदगी कड़वी और ज्यादा कड़वी हो जाए और हमेशा के लिए रिलेशन हो जाए, एक दूसरे का फेस ही ना देख पाए। तो कम से कम इसको फेस सेविंग के लिए जरूर इस तरह का मैकेनिज्म समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। चाहे वो बुजुर्ग लोग समझाएं, समाज के और अन्य लोगों के समझाएं, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जितने भी बैठे हुए हमारे धार्मिक गुरु हैं उनको इस पर प्रकाश डालना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी और अपने पार्टनर की जिंदगी को सुरक्षित कर सकते हैं। और तमाम चीजें उसके लिए सोशल मीडिया के अंदर मौजूद हैं। तमाम बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल इस चीज के अंदर, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सलाह देते हैं, मशवरा करते हैं। मैट्रिमोनियल रिलेशंस के ऊपर बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, एनजीओ काम कर रही हैं, वो उनकी सलाह ले सकते हैं। क्योंकि जब प्यार में केवल वन साइडेड आदमी देखता है तो दूसरा पक्ष नहीं देख पाता, परंतु जब दूसरा थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व होता है तो सही या गलत का सही निर्णय दोनों पक्षों को बता सकता है कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जी मैं सीधे आयुष जी से एक सवाल लेता हूं। आयुष जी, अक्सर देखा गया है कि आपसी रंजिश में कानूनी प्रावधानों का गलत इस्तेमाल भी होता है। एक वकील के तौर पर क्या आप मानते हैं कि असली पीड़ितों को सुरक्षा कैसे मिले और कानून का दुरुपयोग कैसे रुके? बेसिकली जब तक कि लॉ सिस्टम थोड़ा और मजबूत नहीं हो जाता या पार्लियामेंट को ऐसे लॉ नहीं बना देता जिसमें इक्वल पेनल्टीज वाली चीजें हो जाए कि अगर कोई फेक केस फाइल करता है तो उसमें भी पेनल्टी होगी। जैसे कि एक फैमिली कोर्ट में जनरली लोग फेक एफिडेविट फाइल करते थे, तो उसमें नेहा वर्सेस रजनीश का एक बहुत अच्छा एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें 3 साल की लगभग जेल का प्रोविजन किया गया अगर कोई फेक एफिडेविट फाइल करता है, चाहे वो महिला करे या पुरुष करे, कोई भी। तो इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग जो एफर्ट्स हैं वो लेना बहुत मैंडेटरी है, ताकि जो भी गवर्नमेंट या बोलना चाहिए लोगों को जितने फेक केसेस हो सकते हैं उसमें एक रिलीफ मिल सके। मैक्सिमम जगहों पे अगर आप देखेंगे कि जो मानहानि के होते हैं, जो जनरली होता है 356 या 357 के जो मामले होते हैं, 90% जगहों पे देखा गया है कि या तो वो किसी से बदला लेने की भावना से होते हैं या फिर जानबूझ के फंसाया जाता है। रेप के केसेस में भी इसी तरह की चीजें होती है, काफी सारे जो होते हैं फेक केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, जिसके लिए अब गवर्नमेंट को वर्क करने की जरूरत है। साथ ही साथ में जुडिशरी को भी इसमें सोचने का एक समय आ चुका है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए कि हमें उसमें सोचने की जरूरत है कि आगे जाके किस तरह की डायरेक्शन में हम आने वाले जनरेशन को भेज रहे हैं। तो लॉ सिस्टम अगर ज्यादा और मजबूत होता है, हालांकि अभी भी मजबूत है, बट अगर इसको और स्ट्रॉन्ग करना है तो बोलना चाहिए डबल एंडेड जो हम लोगों को लॉ है वो लाने की जरूरत है। जी सोनाली जी, अक्सर धोखे के सबूत जुटाने के लिए लोग स्पाई एप्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये निजता का उल्लंघन अपराध को उकसाने का काम कर रहा है? इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल अपने इंडिया में तो इस तरीके के एप्लीकेशन कंप्लीटली इलीगल हैं, बट फिर भी ये धड़ल्ले से कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाते हैं। और अगर आप नहीं भी तो वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए लोग इनको इंस्टॉल करते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसे कोई छोटे मोटे लोग बैठे होते हैं जो कहीं यूट्यूब वगैरह से हैकिंग सीख के कोशिश करते हैं कि चलो अपना बिजनेस चमका लेते हैं। तो ऐसे लोग जरूर इन चीजों में लोगों को मदद कर देते हैं।
और अगर सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि हमारे इंडिया में लॉ की अवेयरनेस भी बहुत कम है, तो सामने वाला व्यक्ति उस चीज को प्रॉपर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी में एलिगेशन लगा करके सामने वाले को जेल तक भेज सकता है, बट लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो बच जाते हैं। एक चीज और जो मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी आपके क्वेश्चन के अलावा, मैं उस पर जरूर जाऊंगी कि इससे बचने के क्या तरीके हैं। सर ने जैसा बताया था कि मानसिक स्थिति भी खराब होती है, तो इसमें हमारी साइबर में एक टर्म होता है, इसको बोला जाता है हैकोफोबिया। अगर किसी का बहुत लंबे समय के बाद या कोई ब्रूटल ब्रेकअप ऐसा रहा है, तो हैकोफोबिया के लोग शिकार हो जाते हैं। उसमें उनको ये लगता है कि कोई मेरे को देख रहा है, कोई मुझे मॉनिटर कर रहा है, मेरी चैट पढ़ रहा है, और इस एक मनस्थिति में ना वो डिजिटल डिवाइस को ना तो पूरे तरीके से छोड़ पाते हैं, ना तो उससे कहीं बाहर आ पाते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में एक इस टाइप की घटना जरूर हुई, एक बच्चे ने सुसाइड कमिट किया है इस चक्कर में। तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है लोगों को। लोग बात नहीं करना प्रेफर करते हैं, लोगों को लगता है कि अगर कहीं किसी के साथ अगर मानसिक अवसाद है या कोई इस तरीके की परिस्थिति, लोग पागल बोल देंगे, तो लोग दिखाना नहीं चाहते, डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट नहीं करना चाहते। तो एक ये भी मनोरोग है एक तरीके का, जिसका इलाज बिल्कुल संभव है। और अब आ जाते हैं बचाव के उपाय कि अगर हमारे फोन में इस तरह की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश करता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ फ्री एप्लीकेशंस बता देती हूँ। पहला तो है नो रूट फायरवॉल। इसमें कम से कम आने वाली जो भी लिंक्स है उनको लोग फिल्टर कर देते हैं कि इसको आपको इंटरनेट देना है नहीं देना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ऑटो डाउनलोड आप ऑफ रखें, क्योंकि अगर किसी के फोन तक पहुंचना है तो अगर ऐसे किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो आपके पास सामने वाले का फिजिकली डिवाइस आपके हाथ में अवेलेबल होना चाहिए, इट विल टेक अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स टू इंस्टॉल। और अगर वो नहीं तो आप इसको किसी न किसी लिंक के थ्रू बाइंड करके या किसी पीडीएफ में, इमेज में, GIF में जो मूविंग एलिमेंट्स वाली इमेजेस लिखती है ना, उसमें इसको बाइंड करके स्टेगनोग्राफी के थ्रू आप किसी के पास इंस्टॉल करा सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि अननोन नंबर से आने वाले या ग्रुप में आने वाले ऐसे PDF वगैरह आप डाउनलोड करने से बचें। और अपार्ट फ्रॉम दिस, पेड एंटीवायरस जरूर से रखें। देखिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट तो नहीं होता, लेकिन पेड एंटीवायरस आपको ये जरूर बता देते हैं कि भाई ये जो एप्लीकेशन है या जो भी आप पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना चाह रहे हो, ये मैलिशियस हो सकती है। और समय समय पे कम से कम 3-3 महीने में अपना फोन कंटिन्यू फॉर्मेट करते रहें। डेटा का बैकअप 2 जगह पे एक्स्ट्रा बना के रखें, और ऑटो डाउनलोड तो मैं ये बोलूंगी हर जगह ऑफ रखें, हर सिचुएशन में। जी, वेदभूषण जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि अधिकतम ये देखा गया है, खासकर छत्तीसगढ़ में ये ऐसे मामले अधिकतम आए हैं कि जो नाबालिग लड़कियां यानी 18 साल से पहले की, जो 11 या 12 में पढ़ती हैं, अक्सर उनको नाबालिग लड़कियों का अफेयर अपने ही क्लास टीचर या कोचिंग टीचर से हो जाता है। घर वालों को बातें पता चलती है, लेकिन घर वालों अभी विश्वास नहीं करते, और जो मतलब उनकी शिकायत बताता है और जो भी जानकारी देता है उसको उल्टा ही दोषारोपण कर देते। ये अपराध का जन्म हो रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए, क्या इसका समस्या का समाधान है? देखिए, ये जो उम्र है 12 से 16 साल, ये बहुत नाजुक उम्र होती है। लड़की को या लड़के को ये नहीं पता होता कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है सही है गलत है। अभी निजामुद्दीन थाना दिल्ली में बड़ा VIP पॉश थाना है, वहां एक लड़की का अचानक एक्सीडेंट होता है। लड़की एम्स जैसे इन बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाती है, जो हिंदुस्तान के नंबर 1 हॉस्पिटल में आता है। तो पता लड़का है, लड़की की उम्र 14 साल है, लड़की प्रेग्नेंट है। जब उससे पूछताछ की गई पुलिस ने, उसने बताया मेरे पड़ोस का लड़का मेरे साथ था, रिलेशनशिप में था। उसका लड़के को अरेस्ट करके जो भी प्रक्रिया थी अपनाएगी। लड़के का और लड़की का DNA लिया गया, तो बाद में रिपोर्ट आती है कि वो जो था DNA मैच नहीं किया। लड़की को दोबारा बुलाया गया, क्योंकि वो मेरे कांटेक्ट में थे, तो दोबारा उससे पूछताछ की गई, तो पता लगा कि वो अपने भाई के साथ जो 12 साल छोटा था उससे, उसके साथ रिलेशनशिप में थी। और उसके साथ भी थी या नहीं थी, अभी भी मुझे ये पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो लड़की डोज दे रही है, तो ये जो उम्र होती है 12 से 16 साल, इसलिए पॉक्सो एक्ट के अंदर यदि इस तरह के मामले आते हैं, उनकी जो गहराई से छानबीन की जाती है कि क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था या एक लड़की या लड़के के अंदर सेक्स की जो फीलिंग थी वो डेवलप हो रही थी, क्योंकि उसमें बॉडी में बड़े सारे बदलाव होते हैं। सोशल मीडिया का बहुत सारा दबाव होता है कि सोशल मीडिया में लोग जाना चाहते हैं, और लड़कियां सबके हाथ में आज मोबाइल है। हर एक लड़का लड़की चाहते हैं कि उसके पास मोबाइल है, तमाम तरह की जानकारियां उसके पास उपलब्ध हैं, तो तमाम चीजें देखती है और उसी में अपने आप को प्रासंगिक करती है। जैसे सनी लियोन एक बहुत बड़ी एक पॉर्न स्टार है, वो बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनी। अब उन्होंने बहुत सारी फिल्में करने के बाद में उनका सोशल मीडिया में आ रहा है कि वो दोबारा से पॉर्न स्टार बनना चाहते हैं या उस लाइन पर दोबारा चलना चाहती हैं। तो ये तमाम चीजें जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर से 16 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं, उनके दिमाग पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं कि इतनी बड़ी हीरोइन जो एक पॉर्न स्टार रही थी और फिल्मों में रही, फिर दोबारा पॉर्न स्टार बन रही है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसमें जाना चाहिए। तो इसी क्रम के अंदर बहुत सारे
समाज के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार, और सबसे ज्यादा खतरा इस उम्र में लड़की को अपने रिश्तेदार से, परिवार से है। जो स्टडी की गई है उसमें ये पाया गया कि 47% जो इस तरह की लड़कियों को एल्योर किया गया है, उनके चाचा ताऊ भाई बहन पड़ोसी नेबर क्लासमेट फ्रेंड्स और ऑनलाइन फ्रेंड, इस तरह की चीजें उनके आती हैं सर्किल के अंदर, और वो उसी के क्रम के अंदर वो एल्योर हो जाती हैं। और जो लव अफेयर तमाम जो आप आज का टॉपिक है उससे रिलेट करता है। तो ये समाज के अंदर ये चीजें हैं कि इसको बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से रखने की जरूरत है। उसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को देखें, अपने बच्चों को देखें कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, क्या उनके मोबाइल में क्या उनके कंटेंट्स है, किस तरह के सर्किल में उनके दोस्त हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो सुबह को कहाँ जाते हैं, शाम को कहाँ जाते हैं। लड़की लेट आ रही है तो लड़की से लेट आने की वजह कोई पेरेंट्स अपने में मस्त, लड़की बच्चे अपने मस्त, तो उसका नतीजा यही है लव अफेयर्स, मर्डर, वायलेंस और तमाम तरह के जो अपराध समाज के अंदर आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं। और अभी तो और ज्यादा संभावना बढ़ने की है, क्योंकि जो एआई जीवन में आ रहा है बहुत तेजी से आ रहा है। अभी केवल 5% एआई हमारी लाइफ में आया है। जब ये 100% एआई समाज में आ जाएगा तो स्थिति बहुत खतरनाक होंगी, इससे भी खतरनाक होंगी जो हम डिबेट कर रहे हैं। और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि एआई हमारे लाइफ को बहुत तेजी से प्रभावित कर रहा है। जैसे आप देखें वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे ही ममता बनर्जी इलेक्शन हारी, मोदी जी के साथ में किस तरह के वल्गर फोटो उनके साथ आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, लोग हैरान है, शर्म है कि किस तरह की चीजें ममता बनर्जी और मोदी जी के साथ में उनकी पिक्चर्स क्लब करके एआई के थ्रू बनाई जा रही है। तो समय आने वाला समय बहुत ही चैलेंजिंग है। इसमें केवल और केवल समझदारी और होशियारी से इन तमाम चीजों को एड्रेस किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, अपनी लाइफ को अच्छे से निकाला जा सकता है। तो आने वाला समय चैलेंज भरा हुआ होगा। जी जी बिल्कुल सोनाली जी, अधिकतम देखा गया है कि अपराध नाबालिग जो लड़कियां रहती वहां से शुरुआत हो जाती है। लड़का बालिग लड़की नाबालिग है, इन दोनों में प्रेम संबंध रहता है। लड़की चूंकि 18 प्लस होते होते फिर किसी और लड़के से संबंध हो जाता है। अपराध का जड़ यहाँ से शुरू होता है, फिर वही पुरानी स्क्रीनशॉट चैटिंग। इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या आपकी सलाह है आज के युवाओं को? देखिए, पहली चीज तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन ना मॉरलिटी के ऊपर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और बच्चों को ना खास तौर पे, अगर आपने जैसा बात की ना कि नाबालिग बच्चे, तो ये अचानक से घर के पता नहीं किसी की क्या परिस्थिति होती है, फाइनेंशियली उनकी फैमिली उनको कैसे सपोर्ट कर पा रही है, सिर्फ पढ़ाने का खर्चा उठा पा रही है। लेकिन जब वो लोग इंस्टाग्राम पे लेविश लाइफ देखते हैं लोगों की, जब रील्स में वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे परफ्यूम, महंगे मेकअप बैग्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे उन चीजों को लेकर ललायित होते हैं। और यही जो लालच है ये उनको एक से ज्यादा लोगों से जुड़ने के लिए मजबूर करती है कि चलो हम किसी से रिचार्ज करा लें, किसी से खाने पीने का खर्चा, किसी से गिफ्ट। तो वो जो 4-5 लोगों को जब तक ये लोग सेपरेटली आपस में रख के एक दूसरे को बेवकूफ बना पाते हैं तब तक तो ठीक है। जब कभी ये चीजें खुल के सामने आती है या कोई एक पकड़ लेता है, फिर वो सबसे मिलता है, तो लोग मुसीबत में आते हैं। और ऐसे कई सारे बुलिंग ग्रुप्स भी चल रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेजेस के। क्योंकि आपने नाबालिग बच्चों की बात की थी तो ये मैं जरूर बताना चाहूंगी, अच्छे नामचीन कॉलेजेस, नामचीन स्कूलों में बच्चों के ना बुलिंग ग्रुप्स चल रहे हैं, जिसमें वो लोग इस तरीके की घटना, किसका किसके साथ क्या अफेयर था, किसी फैकल्टी ने क्या किया, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चला, इस तरीके की चीजें वहां ले जाके ये पोस्ट करते हैं। कुछ लोगों ने तो प्रॉपर इसके पोर्टल्स और बुलिंग के प्रॉपर ग्रुप्स के अलावा पोर्टल्स भी बना रखे हैं, इनफैक्ट कहीं कहीं होस्ट करके, और वीपीएन के थ्रू बच्चे लॉग इन करके वहां पे लोगों की गॉसिप्स कर रहे हैं, बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये ना मानसिकता में सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है, और इसको लिमिट कर सकते हैं पेरेंट्स, स्कूल और कैंपस वाले लोग। रीजन कि अगर आपका बच्चा कहीं ना कहीं अगर कैंपस में है तो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो आप वहां पर जाके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि किस तरीके के कीवर्ड्स इंटरनेट पे सर्च किए जा सकते हैं या किस तरीके की वेबसाइट्स इंटरनेट पे खोली जा सकती है। और ये सेम चीज मैं पेरेंट्स को भी जरूर बोलूंगी कि अगर आपने अपने घर पे इंटरनेट लगा रखा है तो केवल बच्चों को वाईफाई का पासवर्ड बांट के खुले ना छोड़े कि भाई आप चाहे जो यूज करें। अगर आप बच्चों के सिस्टम को लॉक नहीं कर सकते तो आप वाईफाई के थ्रू ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ चीजें कि ये नहीं ओपन होंगी हमारे घर के वाईफाई में। जी बिल्कुल आयुष जी, लड़के चाहे नाबालिग हो या बालिग हो, लेकिन यहाँ पे अपराध का जड़ अगर देखा जाए, शुरुआत अधिकतम जहां तक देखा गया है कि करंट अफेयर, यानी कि एक तो चल रहा, दूसरा जीवन में प्रवेश कर जाता है। इस दरमियान अपराध यानी कि विवाद का जड़ शुरू होता है और फिर फेक केस भी दर्ज किया जाता है। इससे कैसे बचा जा सकता है?
जी बेसिकली अगर ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में आता है या किसी के संज्ञान में आता है कि आपको किसी तरह से ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, या फिर अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि कोई आपराधिक धमकी दे रहा है आपको, या जानबूझ के आपको मेंटली रूप से हरास कर रहा है, तो इसके लिए कई सारे इसमें सेक्शन दिए हुए हैं, जिनमें से मेनली जो है वो ये आ जाता है आपका कि 351 में आप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहें तो 352 में जाके भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह के काफी सारे मामले होते हैं जिसमें आप चाहें तो अपना डिफेंस ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस तरह के केसेस में देखा गया है कि आपको जो ध्यान रखना होता है वो ये है कि आपको जो भी चैट के स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपको संभाल कर रखना होता है, या आपका कोई भी कम्युनिकेशन है, कॉल लॉग हो गए या इस तरह की, या लोकेशन या बैंक ट्रांजेक्शन कुछ भी हुए, तो इन चीजों को आपको संभाल के रखने की जरूरत होती है। और जितनी जल्दी हो सकता है, यदि आपको लगता है आपको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तो आप अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं कि जो भी आपके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज कराए जा रहे हैं वो झूठे हैं या उससे रिलेटेड आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसके लिए सीधा हाईकोर्ट में जाके एफआईआर क्वैशिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लीगल रेमेडीज बहुत सारी हैं। जैसा कि सोनाली जी ने बताया था कि हमारे पास अभी जो पैसे की कमी है, गवर्नमेंट को और बाकी एजेंसीज को इस पे विचार करने की जरूरत है कि हम लीगल अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हैं कि क्या चीजें क्राइम की कैटेगरी में आती है और कौन सी चीजें क्राइम की कैटेगरी में नहीं आती। जैसे कि कई सारे लोग कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, चैट रिकॉर्ड करते हैं, लोगों का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या किसी की जो प्राइवेट फोटोज होती हैं उसको ग्रुप में शेयर कर देते हैं, या अलग अलग जगहों पे शेयर कर लेते हैं, या कहीं सेव करके रख लेते हैं। तो ये भी एक तरह से क्राइम की कैटेगरी में आता है। आईटी एक्ट में इसके लिए भी बहुत सारे कानून दिए गए हैं, जैसे कि अगर 67 हो गया, 67A हो गया, ठीक है। तो आपत्तिजनक अगर आप कोई भी सामग्री रखते हैं अपने मोबाइल में, तो इस तरह के तहत कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ में 72 है, अगर आपको लग रहा है कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आपका वो इन्फॉर्मेशन कोई बाईपास कर रहा है, जैसे कि सोनाली जी ने अभी बताया कि स्पाई ऐप और बाकी चीजों के बारे में बताया, तो उनके लिए भी अलग अलग कानून में प्रोविजन दिए हुए हैं, जिनका अगर लोगों को अगर अवेयरनेस हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप जो भी आपके पास में लीगल एड डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आप वहां जाके उनसे भी कानूनी सलाह ले सकते हैं। जी, तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है। जी जी बिल्कुल। वेदभूषण जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, लॉ ऑफ फेयर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है जी, एक आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पुलिस स्टेशन होता है वो सबसे बड़ा एक 24/7 खुलने वाला एक ऐसा केंद्र है जहां आप कभी भी जा सकते हैं। इस तरह की कोई समस्या आपके पास आ रही है, कोई इस तरह का मैटर रिपोर्टेड है, आपको एप्रीहेंशन है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, या आपके साथ क्राइम हो सकता है, तो एटलीस्ट कम से कम हर स्टेट के अंदर, हर शहर के अंदर, गांव के अंदर 112 की फैसिलिटीज है। आप पुलिस को कॉल करके इस तरह की सूचना दे सकते हैं कि मुझे इस पार्टनर से एप्रीहेंशन है, खतरा है, तो कम से कम एक अलर्टनेस जाएगी, एक मैसेज जाएगा। पुलिस जरूर उस काउंटर पार्ट को बुलाकर पूछेगी कि भाई व्हाट इज गोइंग, क्या आपके बीच में क्या चल रहा है, तो कम से कम वो कुछ अपराध करने वाला होगा तो शायद कुछ ना कुछ उसको खौफ होगा। ठीक है, पुलिस का खौफ बहुत ज्यादा नहीं है, पर इतना भी कम नहीं है कि कोई उसको थाने में बुलाया जाए तो जाने से पहले 10 बार सोचता है कि मैं किसी बड़ी परेशानी से मुझे ना फंस जाऊं, इससे निकलना ही बेहतर है। तो इस तरह की चीजें हैं, और समाज के अंदर बहुत सारे अंग हैं इस चीज के लिए। स्कूल है, टीचर है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि समाज को सुरक्षित रूप से चलाना। हर चीज का निदान कानून के पास नहीं है, हर चीज की दवाई और घुट्टी किसी डॉक्टर वैद्य के पास नहीं है, उसका इलाज समाज के और बहुत सारे अंग हैं जो इन तमाम चीजों को एड्रेस करते हैं और करते भी रहे हैं। परंतु जरूरत है कि उन तमाम अंगों का इस्तेमाल करने की, और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाए, किस स्टेज पर, वहां ऐसी स्टेज पर जाया जाए कि जब जरूरी हो। अदरवाइज हर एक लड़का लड़की थाने में पहुंचकर अपने लव अफेयर्स की कहानी सुनाने लगेंगे तो वहां तो एक और तरह का मसला खड़ा हो जाएगा जो कि बहुत खतरनाक होगा। जब एक्सट्रीम परिस्थिति हो तो ऐसे कानून की मदद तमाम जो जितने भी उपक्रम हैं, जितने भी टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। जी जी बिल्कुल। सोनाली जी, रिश्तों में लगातार हिंसा क्यों बढ़ रही है, आपकी नजर से क्या लगता है? देखिए, पहली चीज तो पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोगों के पास कोई एविडेंस निकालने का तरीका नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में लोगों को क्लियर कट एविडेंस मिल जाते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, आपने किसी दूसरे से थोड़ी हंस बोल के बात भी कर ली, तो लोग उसके भी स्क्रीनशॉट लगाते हैं, वो भी चीजें एज एविडेंस कंसिडर करते हैं। मैंने बताया कि कॉल रिकॉर्डिंग्स करके रखते हैं। आयुष भाई ने जैसे कि अभी सजेस्ट किया था कि भाई लोग, हालांकि इलीगल है बिना किसी को बताए उसकी बातचीत रिकॉर्ड करना, लेकिन लोग फिर भी ये चीजें कलेक्ट करते हैं। अब क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत होते हैं, तो लोग आपस में बैठ के बात करने की जगह इस चीज पे उतर आते हैं कि भाई हम तेरे से बदला लेंगे। और जैसा कि हमारे सर ने बताया था एसीपी साहब ने कि भाई लोग इसके लिए फिर एसिड जुगाड़ते हैं, हथियार जुगाड़ते हैं,
बट इससे भी खतरनाक ऑनलाइन किलिंग के तरीके ये चल रहे हैं कि लोग प्रोवोक करते हैं एक दूसरे को। प्रोवोकेशन में देखिए आपको कोई क्लियर कट ऐसी चीजें नहीं होती। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति हो सकता है सामने वाले को धीरे धीरे किसी चीज को लेकर टॉर्चर करे, तेरी फोटोज मेरे पास है उसको हर रोज भेजे, तेरे कॉन्टैक्ट्स में मैं जाके ये चीजें शेयर कर दूंगा, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, फेक अकाउंट बना के स्टोरीज लगा दी, या जैसे मैंने बताया था बुलिंग ग्रुप्स होते हैं, वहां पे आप बल्क में लोगों तक वो चीजें पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति मानसिक तनाव में आता है और जाके वो सुसाइड कमिट करता है। तो यहाँ एक तरीके से इनडायरेक्ट हत्या तो है, बट लेकिन फिर भी उस चीजों के एविडेंस गैदर करने में तकलीफ होने लगती है। और सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अगर किसी के घर किसी की मृत्यु हो गई है तो फोन उठाते हैं, लोकल दुकानों में लेके चले जाते हैं कि भैया इसका पासवर्ड तोड़ना है। अब शेयर ब्रेकिंग के चक्कर में होता ये है कि डेटा इरेज हो जाता है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में बड़ी दिक्कत आती है। तो शांति से वो डिवाइसेस रहने दें, या तो आप जाके पुलिस स्टेशन पे जमा करें और या तो प्रॉपर फोरेंसिक वर्क में आप हेल्प लें उस चीज की। जी बिल्कुल आयुष जी, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, समय की पाबंदी है। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे, उम्मीद करता हूं 1 मिनट के अंदर आप जवाब देंगे। अगर रिश्तों में फर्जी केस, यानी कि जैसे पुलिस क्या होती है एफआईआर दर्ज करके, चाहे आदमी अपराधी हो या ना हो, अपराध किया हो ना को, उसको अपराधी सिद्ध करने में तुल जाती है, जहां तक ऐसा देखा गया है। आप लोग इसको किस नजर से देखते, कैसे जो है अपराधी को सजा दिला पाते हैं और जो अपराध नहीं रहते उसको निकाल पाते हैं, क्या इसकी रणनीति है? बेसिकली इसके लिए आपके पास एक लीगल रेमेडी होती है जिसे हम प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं। आप किसी भी तरह की, अगर आपको लगता है आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो आप कोई भी जो क्लास वन मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास जाके प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रॉपर साक्ष्य अवेलेबल है तो आप उनको उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर जो एफआईआर होने वाली है या जो भी चीजें हैं, आप सेशन कोर्ट में जाके भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये 2 तरह से हो सकती है, एक ओरल और एक रिटन। तो जो भी आपको फेसिबल लगता है आप उसके थ्रू कर सकते हैं, और इसमें वकील का होना भी मैंडेटरी नहीं है। जो विक्टिम है वो खुद भी जाके इसके लिए अपील कर सकता है वहाँ पे, या प्रार्थना कर सकता है कोर्ट में जाके। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। और आपको पुलिस के पास हमेशा स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर आपके पास में जो भी है, एक रिटर्न आपको स्पष्टीकरण फाइल करना होता है आपकी तरफ से, आप अपने जो भी एसएचओ उनको दे सकते हैं, उनके जो सीनियर होते हैं एसीपी रैंक के हैं उनको दे सकते हैं, या चाहें तो आप कमिश्नर रैंक पे भी इस तरह की चीजें दे सकते हैं। जी, तो समय का पाबंदी है। वेशभूषण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सोनाली मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आयुष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यार, भरोसा, रिश्ते कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहचान माने जाते थे, लेकिन अब यही रिश्ते कई बार बन रहे हैं शक, धोखे, जुनून और खौफनाक अपराध की वजह। तो डिबेट सेंटर में आज में यहीं तक। देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।